हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो नए लेक्चर में आखिरी दो टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस करने हैं और चैप्टर फिनिश बेटा एक आध दिन में शुरू कर देंगे हम इसकी केस स्टडी, या तो कल। वैसे मेरा सोच ये है भाई पहले मैं याद कराऊँ चैप्टर एक बार आपको। नॉर्मली सब टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखनी है और बेटा सारी हेडिंग्स तब जाकर केस स्टडी शुरू करें, तभी उसका फायदा है। एक दिन लगाएंगे कल इसको याद करने पर, 2 दिन फिर केस स्टडी में लगाएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर। ठीक है जी। और वो कोर्स तो ऑलमोस्ट डन है, बस आप ये समझ के चलो 25 से 26 सितंबर को खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन रिवीजन बैच हाथों हाथ स्टार्ट कर देंगे कुछ डिस्कशन के बाद। बाबू स्टार्ट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ प्लान दो बचते हैं, पहले वो खत्म करते हैं, फिर कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है वो भी देखते हैं। बेटा अभी तक ना मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान बताए सबको ना पेयर की फॉर्म में समझाए। चाहे बेटा ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी हो, क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, चाहे मेथड प्रोसीजर हो। क्यों बताया ये भी आपको पता है। हर प्रोसीजर के हर स्टेप के अंदर मेथड दे, अलग कैसे बताऊं भाई। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी को अलग अलग कैसे करूं जब देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू। रूल्स एंड पॉलिसीज क्यों इकट्ठे करें वो भी पता है आपको। अब बेटा आखिरी के दो टाइप ऑफ प्लान बचते हैं जो इकट्ठे नहीं पढ़े जा सकते, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो वो सबसे पहले बात करेंगे बजट की। मैं एक डेफिनेशन लिख दूं बेटा बजट के बारे में। बेटा मैं ना बजट की डेफिनेशन पढ़ूंगा, पर बेटा कुछ बातें आपको बता देता हूँ पहले, अभी नहीं पढ़ रहा। बेटा ऑर्गेनाइजेशन ना हर मेजर एक्टिविटी के लिए बजट बनाती है, हर मेजर एक्टिविटी के लिए। कैश, फाइनेंसेस, बिजनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो कैश बजट होता है। परचेस इंपॉर्टेंट काम है, हर मेजर एक्टिविटी जो भी मेजर है परचेस बजट भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ प्रोडक्शन बजट, में हैव अ मार्केटिंग बजट। हर मेजर एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है। बेटा दिखने में कैसा होता है आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो आज इस छोटी सी टर्म को आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, जिस दिन सीए करोगे ना बेटा बजटरी कंट्रोल करके एक चैप्टर आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है। अच्छा खासा प्रैक्टिकल सिखाएंगे आपको कि बजट बनाते कैसे। ठीक है जी। सेम वे बेटा जरूरी है सीए करने पर बेटा एक सब्जेक्ट होता है कॉस्टिंग। सुना होगा कभी मेरे मुंह से भी या अपने सीनियर्स के मुंह से, कॉस्टिंग एंड एफएम। तो वो कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर पढ़ोगे आप बजटरी कंट्रोल, जो ग्रेजुएशन करेंगे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जरूर पढ़े 100%। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, फिर बेटा आपको एक डेफिनेशन भी समझाऊंगा। ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई थी बाबू। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैश बजट का। आज बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर रही है और बेटा प्लानिंग कर रही है कैश बजट बनाकर। मान लो आज 1 अप्रैल 2024 से और हम बना रहे हैं कैश बजट अगले पूरे साल तक के लिए, 31 मार्च 2025 तक के लिए। दिखने में कैश बजट कैसा होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बेटा। कैश बजट में सिर्फ एक बात छोड़ दो, बाकी सारी बातें एस्टिमेट है। मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 31 मार्च 24 को, जितना कैश बैलेंस था उतना ही 1 अप्रैल 24 को होगा। बस एक ही फिगर इस पूरे कैश बजट में एक्चुअल फिगर है, रेस्ट जितनी भी है दीज आर मेयर एस्टिमेट्स ओनली। सिर्फ अंदाजे हैं, अंदाजे के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि बेटा फ्यूचर किसने देख लिया, किसी ने भी देखा ना। हम कैश बजट बना रहे हैं, हम टॉप लेवल है, हमने बुला लिया कैश बजट। कोई भी बजट बनाने के लिए बहुत सारे लेवल से इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखना बेटा। हमने बुला लिया सेल्स मैनेजर को, हमने कहा जी आपका क्या अंदाजा, क्या कहते हो कितने रुपए की कैश सेल्स कर दोगे आप इस साल। उसने कहा सर जी पिछली बार हुई है हमारी 13 करोड़ की सेल, इस बार मेरा अंदाजा 15 करोड़ के आसपास सेल कैश होनी चाहिए, बिल्कुल कैश सेल्स।
बेटा उसका अंदाजा हमने लिया और बेटा कैश बजट में कैश सेल्स चिपका दी 15 करोड़। मैंने पहले ही बोल चुका हूं बेटा इस फिगर को छोड़ दो, बाकी सारे सिर्फ अंदाजे हैं। दीज आर मेयर एस्टिमेट्स ओनली, सिर्फ एस्टिमेट्स हैं बेटा। हमने साथ ही साथ सेल मैनेजर से पूछा कि पिछली बार जो आपने उधार सेल कराई थी उसमें से कितना कैश रिकवर हो जाएगा डेटर से। तो उसने कहा जी पिछली बार भी 3 करोड़ रुपए तो दिए ही थे डेटर ने, इस बार उम्मीद है 4 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स उसके अंदाजे पर चल रहे हैं हमने अंदाजा लगा लिया जी 4 करोड़ के आसपास हमें कैश यहां से भी मिल जाएगा। बेटा परचेज मैनेजर से भी पूछ लिया हमने कि कैश परचेजेस इस बार कितनी करनी पड़ेगी। उसने अंदाजा दिया जी पिछली बार 8 करोड़ के अप्रोक्स, इस बार 10 CR तो देना ही पड़ेगा हमें। कैश परचेजेस 10 करोड़ के आसपास होगी। बेटा कैश पेड टू क्रेडिटर्स कि जो उधार पर सामान खरीद कर लाए हुए हैं उनमें से कितना पैसा क्रेडिटर को देना पड़ेगा। उसका अंदाजा ये कहता है कि पिछली बार 2.5 करोड़ दिया था, इस बार 3 करोड़ से कम कुछ नहीं दे पाएंगे, 3 करोड़ तो देंगे। तो इसमें सारी कैश इनकम लिखी हमने, कैश खर्चे लिखे जितने भी हो सकते थे, और एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि 31 मार्च 25 को कैश अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ होना चाहिए। सर आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ सेकंड लगाए और कैश बजट बना दिया, बेटा कुछ दिनों में भी पूरा नहीं होता, कई बार महीनों लग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैश की आइटम होती होंगी, कितनी इनकम होती होंगी, कितने खर्चे होते होंगे, और क्या सेल्स मैनेजर आपको एट वन को बता देता होगा जी इतनी कैश सेल्स होंगी, लिख दो 1 मिनट में। सर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बाबू जब हमने सारा कैश बजट बना लिया तो हमारा अंदाजा कहता है 31 मार्च 25 को जब इस साल खत्म होगा कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होना चाहिए, 14 करोड़ होना चाहिए। अभी आराम से सुनना मेरी सारी बातें बेटा। पहले मैं डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दूं फिर बात को आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या लिखा, बजट क्या है? मैंने लिखा बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बेटा ये दिखाई दे रहा है सारी की सारी बातें क्वांटिटेटिव में। बजट मैंने कोई भी बात क्वालिटेटिव लिखी बजट में, कहता है बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बजट में क्वांटिटेटिव बात करते हैं, बजट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी होते हैं। दिखाई दे रहा है मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? एंड विच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। आज 1 अप्रैल को बैठकर मैं 31 मार्च 25 तक की बातें कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा हूँ। ये डेफिनेशन किसी और ने नहीं बनाई, मैंने खुद बनाई है बेटा अपने इसी एग्जांपल से। बजट क्या है? बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर बात? आगे बढ़ो बेटा। बजट इज द प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। देखो बजट के थ्रू आप प्लान कर रहे हो, आपने देखा आपने कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करा कि 14 करोड़ मुझे कैश चाहिए। बजट के थ्रू कंट्रोलिंग भी होती है। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आता है विच इंस्ट्रूमेंट सर्व एज अ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस, आंसर इट। बेटा बजट ओनली, आपके कोर्स में कोई दूसरी चीज ही नहीं है जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के काम आ सकती है। ये कंट्रोलिंग के काम भी आएगी। कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा याद करना और आराम से समझना कैसे कंट्रोलिंग के काम आ रही है। सर स्टैंडर्ड मिल गया। कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट हो गया। बेटा आज 31 मार्च आ गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, 12 करोड़ कैश बचा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड, कमियां पता लग गई, 2 करोड़ का डेविएशन रहा। एनालाइज द कॉज ऑफ डेविएशन, कारण ढूंढो, और कारण ढूंढने में पता लगा कि कैश सेल्स 15 करोड़ नहीं हो पाई, ये 14.5 करोड़, 50 लाख का तो यहाँ से नुकसान। बाबू डेटर से कैश उतना नहीं आया जितना आपने उम्मीद किया, आपने 4 करोड़ उम्मीद करा, आया ही 3.5 करोड़ रुपए, 50 लाख का यहाँ से नुकसान हुआ। टोटल करोड़ तो ये गए। बेटा कैश परचेसेस बोला तो था कि हम करेंगे 10 करोड़, पर हमने 11.5 करोड़ करी, 1.5 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ। बेटा 50 लाख रुपए क्रेडिटर को ज्यादा देने पड़े, 3 नहीं 3.5 देने पड़े, 50 का यहाँ नुकसान हुआ। टोटल ऐसे 2 करोड़ का नुकसान। आपको क्या लगता है क्या होगा इसके बाद? डेविएशन के कोज एनालाइज हो गए। सर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एक्शन लिया जाएगा। और बेटा पूरा का पूरा बजट हमारा किसने बिगाड़ा? सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर ने बिगाड़ा। करेक्टिव एक्शन होगा ही होगा इनके खिलाफ। तो आपको दिख रहा है बेटा कैसे बजट के थ्रू मैंने प्लानिंग भी करी, कैसे बजट के थ्रू मैंने कंट्रोलिंग भी करी। तो बजट स्तर वैसा, प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक आखिरी बात जो बजट में मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव और बजट
इन दोनों को ना आइडेंटिफाई करते टाइम बच्चों की बहुत जरूर लग जाती है, हमेशा देखा गया। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी क्वांटिटेटिव की बात करी थी कल हमने, ये भी क्वांटिटेटिव, वो भी फ्यूचर के लिए सेट होता है, ये भी फ्यूचर के लिए, वो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। नॉर्मली बेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव परसेंटेज में होते हैं, दैट मीन्स इन रिलेटिव टर्म्स, कल बताया था। और बेटा बजट एब्सोल्यूट टर्म्स, ये परसेंटेज में नहीं होता, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है। तो ये एक लॉ का तरीका है जहां से आप बच सकते हो। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव है परसेंटेज एंड बजट है एब्सोल्यूट टर्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गई सारी बात? सारी बातों का कंक्लूजन कर दूं, बजट क्या है? बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, सभी क्वांटिटेटिव है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जी है, फ्यूचर के लिए बनता है जी है। अब वो organization will prepare budget for almost all the major activities of the organization. For example, cash budget, purchase budget, production budget, marketing budget, sales budget, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बजट सर्व एज अ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। इतना लिखना पड़ेगा जितना मैंने, क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। लास्ट टाइप ऑफ प्लान, एट टाइप ऑफ प्लान इज प्रोग्राम। चलो बेटा, जैसे कल हमने एक टाइप ऑफ प्लान पढ़ा था स्ट्रेटजी, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। देखो अभी तक हमने 7 पढ़ लिए टोटल, 7 में सिर्फ स्ट्रेटजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, बाकी सब एक एक बात बोलते हैं खत्म हो जाते हैं। रूल देख लो, पॉलिसी देख लो, मेथड देख लो, प्रोसीजर देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, बजट देख लो, एक एक बात बोलेंगे खत्म। स्ट्रेटजी इज द ओनली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो 3 चीजों से मिलकर बनता है, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 3 बातों से मिलकर बना। बेटा प्रोग्राम के लिए बात बता देता हूँ, अगेन इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ प्लान, और इसको लोग पता है कैसे बोलते हैं, इट इज द मोस्ट डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान। इससे डिटेल्ड कोई चीज ही नहीं है। विच कवर द माइन्यूटेस्ट डिटेल, जो छोटी से छोटी बात कवर कर लेता है। प्रोग्राम 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है बेटा, ऑब्जेक्टिव, मेरी तरफ देखो, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स और बजट। कोई भी प्रोग्राम होगा ना इन 5 चीजों से मिलकर बना होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि एक बात नहीं है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोला गया, इसलिए इसको मोस्ट डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान बोला गया। इससे डिटेल्ड क्या है, 5 बातें तो अकेले प्रोग्राम नहीं कवर कर रखी है। विच कवर द माइन्यूटेस्ट डिटेल, ये छोटी से छोटी बात कवर कर लेता है। एक बात ध्यान रख लेना, प्रोग्राम का आइडेंटिफिकेशन सबसे मुश्किल है। एक स्टेटमेंट से दे देंगे, आपको समझ नहीं आएगा यार कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। जब कुछ समझना है तब आपको दिख जाना चाहिए कि आंसर प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। मुझे भी जब 12th क्लास में था, समझ नहीं आता था कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, तब जाता था मैं प्रोग्राम की तरफ। पहले तो मैं सारे दूसरे ढूंढने की कोशिश करता था, इतना मुश्किल इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कई बार। जैसे कि कई बार पेपर में एग्जाम्पल आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल या इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं कहूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, देखो देखने सुनने में आपको पता नहीं लग रहा होगा कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, इतने सारे पढ़ के। बेटा ये प्रोग्राम ही है, अंदर ढूंढोगे तो 5 चीजें छुपी हुई होंगी। ऑब्जेक्टिव भी होगा, पॉलिसी भी होगा, प्रोसीजर भी होगा, रूल्स भी होगा और बजट भी होगा। 5 चीजें दिखाई दे जाएंगी। समझाता हूँ। एलांटे मॉल बेटा आज से 10 साल पहले बिका था 2200 करोड़ रुपए का। देयर इज सम बजट, शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है या बेचना है, देयर इज सम बजट, कुछ तो बजट होता ही होगा। तो बजट है, ठीक है जी, बजट है, समझ में आता है कि बजट है। अब वो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो वो किसी के लिए बेटा शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द मैक्सिमम रेंटल इनकम। किसी के लिए होता है बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, बेच कर ही कमाना। जैसे कि मैं इलांटे की बात करूं तो बेटा बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर जारा का शोरूम है, राइट हैंड पर, है ना? पता कितना रेंट है? 50 लाख पर मंथ, एक शोरूम, एक महीने का रेंट 50 लाख पर मंथ। सोचो बाकी कितनी जगह इलांटा में और है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। ज्यादातर शॉपिंग मॉल के पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैक्सिमम रेंटल इनकम कमानी।
ठीक है। तो बाबू मैंने बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं कुछ बजट होता है, कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अगर बेटा मैं बात करूं प्रोसीजर की, देखो किसी भी शॉपिंग मॉल को चलाना हो ना, एक ही प्रोसीजर है उसको चलाने का। किसी भी शॉपिंग मॉल को चलाना हो, आपने भी बहुत देख लिया शॉपिंग मॉल, मैंने भी अपने आंखों के सामने बहुत देख लिया, और मुझे पता है कैसे चलते हैं सारे शॉपिंग मॉल। सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका है? कोई भी शॉपिंग मॉल बना होगा ना, देख लेना बेटा, सबसे पहले उसमें सिनेमा हॉल ही लाए। सबसे पहले सिनेमा हॉल आने के बाद जैसे ही लोगों का फुटफॉल बढ़ने लगा, लोग आने लगे। अब क्योंकि वहां पर अंदर खाना थोड़ा कॉस्टली होता है, कहीं ना कहीं बेटा दो तीन ईटिंग जॉइंट आएंगे, दो तीन फूड कोर्ट आएंगे, अलग अलग नाम से, वो इट में भी बर्गर किंग और मैकडी और कुछ भी समझ लो बेटा, KFC, कोई ना कोई दो तीन ईटिंग जॉइंट आ जाएंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, वहां खाएंगे पिएंगे मूवी देखेंगे, और फुटफॉल बढ़ने लगेगा, तो आप देखोगे बेटा शॉपिंग के लिए भी अच्छे अच्छे ब्रांड आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। आप मान लो शुरू में तो शायद जबरदस्ती लाओ किसी को, और उसके बाद आप देखोगे खुद ही लोग आने लगेंगे, जैसे कि इजी डेली को ले आए, या वी मार्ट को ले आए, या बेटा डी मार्ट को ले आए। बाबू आप अच्छे अच्छे दो तीन शॉपिंग के बेटा कॉम्प्लेक्स ले आए। बाबू इतना होने के बाद ना कभी आपको उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा लोगों का फुटफॉल बढ़ता ही जाएगा, और उसके बाद ब्रांड्स ना ढूंढते रहेंगे कि मुझे स्मॉल में जगह चाहिए। उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी मॉल को चलाना हो ना, तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है। पहली चीज जो बनेगी वो सिनेमा हॉल ही बनेगी। उठा कर देख लो इतिहास, जितने भी शॉपिंग मॉल विजिट करे आपने, कई शॉपिंग मॉल ऐसे भी तो होंगे ना जो आधे वैकेंट पड़े होंगे आज भी, जिसमें आप जाते हो आधे खाली पड़े हैं, आधी दुकानें रेंट पर नहीं है। तो देख लेना बेटा, उसमें पहली चीज जो आई होगी वो सिनेमा हॉल ही आया होगा। दूसरी चीज बेटा ईटिंग ज्वाइंट ही आए होंगे, और फिर कहीं ना कहीं कोई ब्रांड आया होगा जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हो। इट मे बी रिलायंस ट्रेंड्स, कुछ भी। आगे बढ़ाएं बात को। तो बाबू कहीं ना कहीं कोई बजट है, कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं कोई प्रोसीजर है। सेम वे कहीं ना कहीं बेटा कुछ पॉलिसी भी है। बेटा एक पॉलिसी का जिक्र करता हूँ, मैंने बहुत सारे शॉपिंग मॉल में सेम चीज देखी है, आपने भी देखी होगी। बाबू आप किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी मॉल में, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा दो अलग अलग कंपनियां ऑन कर रही है सिनेमा हॉल। एक ही सिनेमा हॉल है, एक ही कंपनी को दिया हुआ है, या तो PVR ही PVR है, कोई दूसरा नहीं होगा, या कोई दूसरा ब्रांड है तो पहना नजर नहीं आएगा आपको। देख लो उठाकर। अच्छा, आपने देखा किसी भी मॉल में इंडिया के दो सिनेमा हॉल, दो अलग अलग ब्रांड ऑन कर रहे हैं, कभी देखा? पॉलिसी नहीं है उनकी भाई, किसी भी मॉल की पॉलिसी नहीं है, एक के बाद दूसरा नहीं होता। क्लियर? और बेटा कहीं ना कहीं कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे कि बेटा शॉपिंग मॉल की एंट्रेंस पर सबकी चेकिंग होगी। चाहे बेटा इट इज मे अ फॉर्मेलिटी ओनली, पर चेकिंग तो करते हैं, मशीन तो एक बार घुमा ही देते हैं आपके आगे से। इलांटे जब कोविड के तुरंत बाद खुला ना बेटा, तो इलांटे ने कंपलसरी कर दिया था डबल डोज का सर्टिफिकेट। आप डबल डोज का सर्टिफिकेट गेट पे दिखाओगे तो एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं दे रहे थे आप। तो कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ रूल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके ना रहने का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है ना बात? ठीक है। बाकी ज्यादा बातें बेटा जब इसकी केस स्टडी कोई करेंगे तब और डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे और कुछ नहीं बताना प्रोग्राम से रिलेटेड। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।